ठीक, लिमिट कहाँ तक था, 0 से पाई बाई 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए को जल्दी से, आर से आर कैंसिल हुआ तो आर बचा, आर कॉस का इंटीग्रेशन बाबू पारवी बोलो जल्दी, और अनुष्का माइनस साइन। माइनस साइन क्यों बाबू, हमने पिछले क्लास में भी देखो बोले, फिर अभी बता रहे हैं, तो तीसरा क्लास में गलती मत कीजिएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बाबू, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा को तोड़ने से डिफरेंशिएशन मतलब है कि अगर ये मेरे पास ये चौक है, चौक को एकदम हम लोग पाउडर बना देंगे, जैसे मिर्ची पाउडर होता है ना, उसे चौक पाउडर बना देंगे, तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा ना वही डिफरेंशिएशन से मिलता है। अब वापस बउआ अगर पूरे चौक पाउडर को मिला देंगे तो देखिए चौक बन गया, यानी इंटीग्रेशन हो गया ये। तो क्या है, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने से कॉस थीटा आया, तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे बउआ, कॉस थीटा डी थीटा, वापस साइन आएगा, माइनस नहीं, ठीक है। साइन के इंटीग्रेशन में माइनस आता है कॉस बउआ, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया वो, प्लस साइन थीटा, क्या हो गया, प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अपर लिमिट रखेंगे, पहले रूल है थीटा की जगह पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2, फिर माइनस देते हैं, फिर साइन थीटा की जगह क्या, लोअर लिमिट 0 डिग्री है 0, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपका 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, देखो जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे उनको ये सब खुद याद रखना होगा कि देखो हमारा डायरेक्शन किधर आ रहा है, डी कॉस थीटा 2d cos थीटा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है बाबू। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे चीज जो है हमने डायरेक्शन को खूब अच्छे से बताया पीछे के क्लासेस में, तो ये सब चीज जो है आपको खुद एनालाइज करते हुए चलना है बाबू आगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। देखो इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एकदम थोड़ा सा, तो जैसे अब क्या है कि अभी क्या दिए थे कि जो पूरा सर्कुलर वायर था इस पे क्या दिए थे हम, मतलब सेमी सर्कुलर वायर पे हमने हर पे सेम चार्ज था बउआ। अब अगर ऐसा रहे, मान लो कि सपोज ये क्या है, इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, हाफ पोर्शन में सपोज पॉजिटिव चार्ज रहे और अदर हाफ पोर्शन में क्या रहे, नेगेटिव चार्ज रहे, अदर हाफ पोर्शन में क्या रहे, नेगेटिव चार्ज रहे, तब आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। अनुष्का आवाज आ रही है हमारी आपके पास? इसको हम लोग स्प्लिटअप कैसे करेंगे, इसको स्प्लिटअप कैसे करेंगे, सेम हुआ जैसे लिए थे पीछे क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट हम डीएल कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक एलिमेंट हम लोग डीएल लेंथ का कट कर लेंगे, ठीक है, सेम आपका एंगल थीटा पे एक एलिमेंट कट कर लेंगे, इसका क्या है डी थीटा, जैसे पीछे लिए वैसे ही ये लेंथ डीएल होना चाहिए। सेम हुआ इसके द्वारा जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या आएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज है, सेम एलिमेंट यहाँ पे भी कट करेंगे इसी टाइप से, मान लो कि
सेम ऐसे ही कोई एलिमेंट कट कर लिए, डीएल लेंथ का, यहाँ पे भी क्या किए, डीएल लेंथ का हमने कट कर लिया बउआ, डीएल लेंथ का कट कर लिए। लेकिन यहाँ क्या है, देखो यहाँ उल्टा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज में क्या होता है, आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड सिंक करता है, डूब जाता है, खत्म होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बउआ, वो यहाँ से इधर की तरफ होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास में ही प्रॉपर्टी पढ़ाएं, तो पीछे क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का कि पॉजिटिव चार्ज जहां भी रहता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, जहां निगेटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से निगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका देखो डायग्राम जो है चेंज हो गया बउआ, इसका डायग्राम क्या हो गया, चेंज हो गया। डीएल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डी, और यहाँ पे भी क्या है इधर डीई, डी हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, जब आप ब्रेक डाउन करोगे बउआ, तो पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक डाउन करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डी का, एक पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा है, ये ऐसे है बउआ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये थीटा होगा। तो डीई का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, डीई कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है, ठीक है, जिधर एंगल नहीं है उधर की तरफ क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके साथ थीटा है, इधर कॉस थीटा, इसके साथ थीटा नहीं है, इधर क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। अब देखो क्या है, ये बउआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या है, इसके साथ थीटा बना रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट को इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, इसके क्या है थीटा के साथ है, इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और इधर थीटा नहीं है, इसके साथ थीटा नहीं होता है, उधर क्या आता है साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा। तो देखो यहाँ क्या हो गया, इस केस में जब आधा पोर्शन जो है पॉजिटिव चार्ज था और आधा पे निगेटिव चार्ज था, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या डी साइन थीटा, डी साइन थीटा टू आर, जिधर निगेटिव चार्ज था उधर के डायरेक्शन में गया होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिधर हाफ पोर्शन में जिधर निगेटिव चार्ज था उधर के तरफ ही फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। सेम कहानी यहाँ पे भी डायरेक्टली कर दो बउआ, सेम आपका डी थीटा इक्वल टू डीएल अपॉन आर, आर डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, जो पीछे के थे डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, सेम यहाँ पे यूज करेंगे, सेम सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे हमको कुछ करना एक्स्ट्रा नहीं है, आपका सेम है बउआ, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और आपका क्या लिख देंगे डी डी 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। अगर हम लोग यहाँ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 करते तो डी साइन थीटा लिखते, समझे, लेकिन 0 से पाई बाई 2 तो 2d साइन थीटा, राइट, आप यहाँ से चल सकते हो। फिर सेम कहानी 2 बउआ मल्टीप्लाई डी, डी का वैल्यू क्या होगा सेम बउआ आपका के, हम चलो यहाँ के ही लिखते हैं, के क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है लेमडा डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए 0 से पाई बाई 2, सेम है, जो सब कुछ कांस्टेंट होता है बाहर निकाल सकती है एक स्टेप करके। 2k को हमने बाहर रखा, लेमडा को भी बाहर रखा, डीएल का वैल्यू क्या है आर डी थीटा पुट कीजिए, आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कीजिए, आर से आर कैंसिल हुआ। पूछो को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। इतना मैथ तो आपको करना ही होगा फिर इसमें बाबू, बोला कि इलेक्ट्रोस्टैट में ज्यादा मैथ है, धीरे धीरे कम होता है, मैथ करीब तो होगा ही, ये सब तो मैथ होगा ही। ठीक है, लिखा गया यहाँ तक में, टू के लेमडा ये कैंसिल आउट हो गया, 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। देखो पीछे वाले, पीछे हमने कॉस में किया था, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, जबकि बउआ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर निकालो, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस को पहले बाहर निकाल लिए और यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे कॉस थीटा, कॉस थीटा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ तक था 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 2k लेमडा अपॉन आर माइनस साइन
कॉस में आप रखिए पहले cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 माइनस 2k लैम्डा अपॉन r। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, कोई बताओ cos 90 का वैल्यू बाबू? cos पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए कोई? बोलिए सर जी। जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन r पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या हो गया, 2 की जगह 2 रखिए, k की जगह 1/4 रखिए, लैम्डा की जगह लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हर एक का यही फॉर्मूला आ रहा है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में देखे थे, सेमी सर्कुलर वायर देखे जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज था, आधा पे पॉजिटिव आधा पे नेगेटिव, सबका फॉर्मूला 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा हुआ है। ठीक है, जैसे आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव था, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है इस डायरेक्शन में। अभी तक इस डायरेक्शन में किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था। ये पहला क्वेश्चन है जिसका डायरेक्शन इस टाइप से हमें आ रहा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। पूछो, को डाउट है पूछ सकते हो। सर वो 0-1 हमने पाई अपॉन 2 की वैल्यू ली है। हाँ बउआ, यहाँ पे cos पाई बाई 2 था माइनस cos 0 था, तो cos पाई बाई 2 यानी cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब cos 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ था, माइनस के बाद cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos 90 माइनस cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। माइनस था, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस बचेगा, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, क्या हो गया फाइनली प्लस। ठीक है, हम प्लस देना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हुआ, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक डेरिवेशन और होगा जो थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद थोड़ा सा चीज छोटा हो जाएगी। तो पूरे क्लास 12 में अगर थोड़ा सा जहाँ ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है तो यही 2-3 डेरिवेशन है होगा जिसमें ज्यादा मैथ का यूज। लेकिन इतना मतलब क्लास 12 का स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो ये आपका क्या है, देखो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है ये, सेमी इनफाइनाइट वायर। इसके बगल में दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके बगल में दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो पूछा जाता है कि इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन, ये हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि सारे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जैसे इस साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन है पिछले साल का, तो वो कोई जो है क्वेश्चन जहां से रेंडम डाल रहा है, पहले नहीं डालता था इस टाइप का। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं या जो भी हम करवा रहे हैं, इसका तो पहला नंबर की आंसर हल्का रट्टा हुआ होना चाहिए आपकी जुबान पे। दोस्तों में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए कहीं ना कहीं बाबू। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है और वाकई आपको क्वेश्चन बैंक देखने का आदत है तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। जो भी है, तो क्या कहा गया, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर। कोई बताएगा कि इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या अंतर हो सकता है? इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या अंतर हो सकता है, कोई बता पाएंगे क्या? क्या साजी बोलिए। अनुष्का बोल सकती है कि हाँ सेमी बोल। इनफाइनाइट वायर एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, सेमी इनफाइनाइट। अच्छा,
तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि जैसे बचपन में लाइन में और रे में अंतर पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम है कि जैसे टॉर्च की लाइट हम जलाते हैं तो मेरे हाथ से स्टार्ट होकर के इन्फानाइट तक चली जाती है, तो ये सेमी इन्फानाइट हो गया। और लाइन जो है ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होता है, तो वैसे ही सेमी इन्फानाइट जो है इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है। सेमी इन्फानाइट में हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, जबकि इन्फानाइट में ना तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है ना तो एंड पॉइंट मालूम है। इन्फानाइट में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि सेमी इन्फानाइट में हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। और इन्फानाइट में ना स्टार्टिंग है ना एंड है ना। हम लोग कंसेप्चुअली कह सकते हो, ये टेक्निकल तौर पे हम लोग को यही बोलना चाहिए कि सेमी इन्फानाइट का मतलब है कि जिसका हमें वन टर्मिनल मालूम है, अदर टर्मिनल मालूम नहीं है, जबकि सेम इन्फानाइट में स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट दोनों में कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहे, अब आप हेडिंग लिख दोगे बउआ, ठीक है, या आपको क्वेश्चन का वे याद रखोगे। और थोड़ा सा हम बोलें कि आपको क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा उलटने का एक हैबिट कर लेना चाहिए, मतलब निश्चित तौर पर। ये नहीं कहना कि फिजिक्स का है, आप क्लास 12 का स्टूडेंट हो तो आपको मैथ का भी क्वेश्चन उलटना चाहिए, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, और जो बायो का स्टूडेंट है उनको बायोलॉजी का। क्वेश्चन बैंक उल्टोगे तो 2-3-4 महीना में मतलब काफी फायदा होगा। आप एकदम रूटीन बांध दो कि हमको 10 मिनट जो है 15 मिनट 20 मिनट हमको हर हाल में क्वेश्चन बैंक देखना, हर हाल में। नहीं तो कम से कम ये सोचो कि वीकेंड तो जरूर है कि सैटरडे संडे बैठेंगे तो हमको आधा आधा घंटा क्वेश्चन बैंक पे सिर्फ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टेट का देखेंगे। ऑलरेडी कि हमको हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक में कुछ हवा ना लगे, उसके बावजूद भी देखेंगे कि अच्छा इस टाइप का डायग्राम है, इस टाइप का है। उससे ये फायदा होगा कि जब हम पढ़ाते रहेंगे तब लगेगा अच्छा देखो इसी टाइप का डायग्राम तो पूछा हुआ था देखो एग्जाम में, तो एक वो आपको अच्छा लगेगा। फिर उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन काफी हाई होगा। दूसरी नंबर चीज है कि क्वेश्चन बैंक देखते देखते आप क्वेश्चन से क्या होगा, आप काफी फ्रेंडली हो जाएंगे, तो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो आपके लिए है सर, आप अगर मानोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। जो भी है हमको यहाँ पे निकालना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सेम कहानी हुआ, एक हम स्मॉल एलिमेंट यहाँ से लिए, मान लेते हैं dx लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट लिए, क्योंकि हमने बताया था, देखो कोई कोई चीज में एकदम बोलते हैं बउआ, जैसे देखो इनफाइनाइट वार्ड में भी बउआ हमने वेरिएबल जो है लेंथ को ही लिया था, इधर इधर वेरिएबल नहीं लिया था बउआ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि इनफाइनाइट वार्ड में लेंथ फिक्स नहीं होता है बउआ, तो मेरी मजबूरी है कि ये हम रखेंगे। ठीक है, वेरिएबल को लेंथ को ही, इसीलिए सेमी इनफाइनाइट में भी वही कहानी है। तो हमने dx लेंथ का एक स्ट्रिप कट किया, उस dx के द्वारा जो कि क्या है वो सेमी इनफाइनाइट वाला ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से x डिस्टेंस अवे है। dx लेंथ जो कट किया है हम यहाँ से x डिस्टेंस अवे कट किया है, x डिस्टेंस अवे। सेम कहानी यहाँ पे भी, सेम दूसरा एलिमेंट इस वायर का, चूंकि क्या है पॉजिटिव चार्ज वायर है, इसे पॉजिटिव चार्ज है बउआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऐसे ही। तो इस वायर के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वैसे करके जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम कहानी बउआ, के क्यू, क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा dx चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ लैम्डा dx के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हम कैपिटल आर ले लिए। ठीक है, चूंकि वो क्या है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी क्या है वो सेंट्रल डिस्टेंस आर है, आर यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, सिमिलरली सेंटर से इधर भी आर डिस्टेंस है, ये लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर ये x है ये r है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। तो k क्यू लिख दिए अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा क्या है बउआ, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस क्या हमारे पास है, हमारा परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, बेस है मेरा आर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्चुअल में रूट अंडर आता है, लेकिन फॉर्मूला में के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर देने से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यही रह जाएगा। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डी का वैल्यू।
ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जब भी लिखते हैं तो हमेशा डी लिखते हैं, ई नहीं लिखेंगे स्टार्टिंग में। सेम कहानी बउआ, इस एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, ठीक है, डी का वैल्यू सेम यही होगा आपका मैग्नीट्यूड में, सेम होगा यही मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है दूसरे के इधर है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि डी ई वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। अगर वेक्टर दोगे तो आपको मोड दे देना है यहाँ पे, दोनों का क्या है बउआ, मॉडुलस इक्वल है आपस में, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वेक्टर इक्वली नहीं कहलाएगा। तो ये नहीं कहेंगे कि दोनों का इक्वल, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया है, सेम आएगा, ऐसा नहीं कहेंगे इस पॉइंट पे दोनों का, कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आया है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। सेम कहानी बाबू यहाँ पे भी, जैसे यहाँ थीटा लिए, यहाँ थीटा लिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बउआ, इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इधर की तरफ जाएगा, ये क्या होगा इधर की तरफ आएगा। देखो ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, थीटा होगा। तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा डीई cos थीटा, जिधर नहीं होता उधर sin थीटा, डीई sin थीटा। सेम कहानी हुआ, इसका तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दी ना, ये थीटा है और ये थीटा है, वर्टिकली ये आएगा थीटा बाबू, ठीक है। तो चेंज कर लीजिए, देखो है ना, आप लोग कोई बोले भी नहीं, खुद बोलना चाहिए, ये वर्टिकली अपोजिट है बाबू, ऐसे ये थीटा है तो ये थीटा है, थीटा इधर है तो इधर क्या आएगा डी cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा डी sin थीटा, क्या सिमिलरली ये ऐसे है, ये ऐसे, हाँ तो थीटा, तो देखो अब यहाँ हमने सही किया तो हमको लगा कि भाई यहाँ पे इधर cos थीटा आ रहा तो इधर sin मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, इसका तो है थीटा वर्टिकली थीटा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, इधर थीटा होता है उधर के तब क्या आता है cos थीटा, तो डी cos थीटा, डी cos थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर क्या आएगा डी sin थीटा, डी sin थीटा, तो डी cos थीटा ये कंपोनेंट और डी cos थीटा ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर ये डायरेक्शन में है 2d sin थीटा, नेट क्या हो जाएगा 2d sin थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2de sin थीटा, 2de sin थीटा, कहाँ से कहाँ होगा बउआ, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर, ये जीरो लेंथ से स्टार्ट होकर के कहाँ जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट वायर में कहाँ से कहाँ गया था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट है तो जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। अब वैल्यू आपको पुट कर देना सिंपली, अब क्या है अब कुछ नहीं है बउआ, और सिंपली है क्या का मैथ कितना बेसिक अच्छा है, जैसे 2 की जगह 2 लिख दिए, डी का वैल्यू ऑलरेडी लिखे हुए के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लिख दीजिए आपका के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दिए, इनटू साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू ये थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होगा पी बाय एच, परपेंडिकुलर आपका एक्स है, हाइपोटेनस आपका क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर को क्या लिखेंगे 1/2, 1/2। कुछ डाउट है तो पूछते चले जाएंगे प्लीज, कुछ भी डाउट है तो पूछते चले जाएंगे, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, इतना मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए बउआ, और ये मत सोचना कि हम कोई एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना हर हाल में आपको आना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा भी मेरा फिजिक्स का लेवल सही हो तो
ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको हम लोग को पूरी इंटीग्रेशन सिर्फ करना, उसके बाद सिर्फ मैथ फिजिक्स का बस इतना ही रोल है हुआ। उसके बाद आपका क्या है, इंटीग्रेशन नहीं देखे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन देते जाइए 0 से इन्फानाइट। अच्छा, चूंकि अब ये क्या है एक लाइन यहाँ लिख दो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2k लैम्डा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू dx। ठीक है, कुछ छूटा होगा तो देख लेंगे। 2k लैम्डा x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, बेस सेम होता है, पावर प्लस होता है 1 प्लस हाफ 3/2। सेम कहानी यहाँ पे भी हुआ, सेम कहानी, ठीक है। जो हमने इनफाइनाइट वार्ड के द्वारा लिखा था कि यहाँ से हम लोग टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, हमने बोला था कि ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन r, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू r टेन थीटा, क्योंकि हमको r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें r स्क्वायर प्लस है, दोनों तरफ r स्क्वायर को प्लस कर देंगे, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और दोनों तरफ क्या होंगे, पावर 3/2 करेंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू r सेक थीटा है, इसका स्क्वायर पे पावर करेंगे तो ये r क्यूब सेक क्यूब थीटा, सारा एकदम हमने अच्छे से पीछे क्लास में सिखाया है, एकदम सेम चीज, ठीक है। साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर हमारा x इक्वल टू r टेन थीटा है तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू r टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, और उसका टेन थीटा का डिफरेंशिएशन याद है क्या होता है, टेन थीटा का पार भी याद है, बोल सकते हो, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो dx आ गया, क्योंकि हमको dx का वैल्यू रखना था, r को तो r एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए r को r रहने दिए, मल्टीप्लाई अगर अकेला r होता तो 0 हो जाता है, टेन थीटा यहाँ वेरिएबल है, टेन का सर जी पढ़ते मन लगा कि इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लास 12 है सर ये, समझे, हम ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन उतना याद होना चाहिए, याद नहीं करोगे तो ये तो कभी नहीं होगा कि आपको बोर्ड के एग्जाम के पहले आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा पढ़ने का, ऐसा नहीं होता कभी। dx इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, पुट कर दीजिए अब सर जी, एक ये वैल्यू पुट कर दीजिए, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 का r क्यूब सेक क्यूब थीटा, एक dx का वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x के जगह पे r टेन थीटा, ठीक है, ये सबको क्या करना है हम लोग को पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, r टेन थीटा, तो देखो 2k, और अगर ये दिमाग में पजल लग रहा होगा कि है आज के बाद मतलब कुछ देर के बाद फिर से प्योर फिजिक्स की तरफ होंगे, बट ये आपको आना ही होगा सर जी, क्लास 12 में अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि आपका अच्छा लेवल रहे क्लास के, अगर अच्छे लड़के या लड़की में मतलब आप सोचोगे कि मेरा नंबर रहे, या ये कहो कि आप जिस बैच में जहाँ पे भी पढ़ रहे हो अगर सोचोगे कि हम सबसे आगे रहे, तो ये तमाम चीज आपको खूब अच्छे से आना चाहिए, जितना हम एकदम एकदम मतलब पेशेंस के साथ में होता है ना, मैथमेटिक्स का एक एक चीज बता रहे हैं तो आपको एकदम उतना सीखना ही होगा, अगर हम आपको 1 से 1.5 घंटा का क्लास लेते हैं तो आपको 3 से 4 घंटा टाइम देना होगा सर जी, देना ही होगा, अदरवाइज कवर नहीं होता है, अभी तो बहुत कम है ना, ठीक है, धीरे धीरे फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते जाते हैं, और हर एक चैप्टर में आपको उस लेवल पे किया जाएगा कि अगर आपको सिर्फ दुनिया में कुछ नहीं याद रहेगा, सिर्फ कॉपी तैयार करके चले जाओगे तो दुनिया में कोई कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होगा
जिसमें आप क्वालिफाई नहीं करोगे, और ऐसा सवाल ही नहीं होगा कि बोर्ड में आपको 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, लेकिन ये शर्त है कि कॉपी का कॉमा भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कॉपी के कॉमा तक का एक्सप्लेनेशन देते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलो आप में 1-2 स्टूडेंट हो आप लोग, है ना, ऐसे जैसे जब तक हमने ऑफलाइन का क्लास, अभी जैसे पिछले बार चलो भाई 4-5-6 लड़के जो भी पढ़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे जब भी पढ़ता था तो काफी अच्छे बैच रहते थे, या ऑफलाइन के क्लास में तो खैर भाई ठसम ठस का भीड़ हो जाता था, सच बात यही है, समझे। और हम तो बोले कि भाई जैसे नोएडा का कोई स्कूल ऐसा नहीं बचा था जहाँ की टॉपर हमारा नहीं बना था। जब सबसे पहली बार हम पढ़ाए थे तो वहां पे आज भी बोले कि भाई यस यस, एक तो यस जहाँ पारवी रहती थी 36 नंबर मकान में था, उसको 36 सब चिढ़ाता था, वो तो भाई आईटी क्वालिफाई कर गया, अभी तो वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज डी से करके जैसा भी, मतलब उसका मई जून में उसका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसका बोल रहा था कि प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन उसको यूपीएससी का तैयारी करना है, तो वो नहीं जाएगा। और एक यश जो था एकदम फर्स्ट बैच का लड़का था, समझे, उसका पूरा पूरा फिजिक्स में केमिस्ट्री में उसमें हम तीनों उसको पढ़ाए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों के तीनों विद्या मंदिर है करके कोई स्कूल है नोएडा में ही, लगता है सेक्टर 18 तक या जिधर भी होगा पता नहीं हमको बट तो उसमें अपने स्कूल का टॉपर बन गया था, वो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था यस। वो तो गुड़गांव की बहुत बड़ी कंपनी में है, वो कंप्यूटर साइंस से लेकर के क्या था, पहला लड़का था वो आईटी क्वालिफाई कर गया था। और पारवी आकाश वगैरह का तुम जान ही रही है भाई, वो भी देखो कि कितना अच्छा रैंक लाया था मेडिकल के एग्जाम में। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाए, क्योंकि हम तो वही पढ़ाएंगे जो एक्चुअल पढ़ाई है वो क्लास 12 का, जो एक्चुअल एनसीईआरटी का सिलेबस है, समझे कि नहीं। और इतना आपको तैयार करना ही होगा, क्योंकि हम अगर जो चीज एक्स्ट्रा पढ़ा रहे होंगे ना, कि हम तो वहाँ एकदम हम बोल देंगे कि देखो एकदम ये कंपटीशन के लिए है, हम एकदम कह देते हैं, ठीक है, तो हम एकदम कह देंगे कि देखो ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, क्लास 12 के बोर्ड में नहीं पूछेगा, एकदम हम क्लियर कहेंगे मेंशन, इसीलिए वो चीज आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जो भी है, एक्स के जगह क्या लिखेंगे, आर टेन थीटा, 2 के लैम्डा को हमने कॉपी किया, एक्स के जगह क्या कहे, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और देखो हम कितना छोटा छोटा, हम किसी बैच में नहीं करते थे, हम जानते हैं बाबा कि मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं अभी आप दोनों को, तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, हालांकि हम रियलिटी बता रहे हैं कि हम इतना एक एक चीज को हम कभी नहीं करते थे एक्सप्लेन, सवाल ही नहीं है सर जी, समझे। हम जानते हैं कि भाई क्लास 12th में हो तो आपको मतलब थोड़ा सा बेस आपको अच्छा होना ही चाहिए मैथ का, और चूंकि हम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाते थे, ये सारे मैथमेटिक्स क्लास 11th में क्लियर रहते थे बच्चे का, तो हमें क्लास 12th में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाना होता था, जो भी है, उसके बावजूद भी एकदम हम देखो इतना एकदम स्मूथली कर रहे हैं, तो हमारा ये है कि भाई हम जो अगर 10-5 मिनट एक्स्ट्रा बोलते हैं तो बस सिर्फ यही है कि आपको टाइम दे कर करके आपको चीजों को कवर कीजिए, जितना हम कॉपी में करवा रहे हैं उतना हर हाल में आपको कवर होना चाहिए, हर हाल में समझ गए, उतना कवर करोगे आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, आपको फीस कभी आपका लिमिटेशन नहीं होगा, सवाल ही नहीं है कि फीस में लिमिटेशन होगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी आगे देखोगे सर जी, ठीक है, अभी तो फिजिक्स के कर सकते हो कि भाई लोग जैसे खाना खाते हैं चटनी है ना, तो अभी चटनी का तो वो टेस्ट भी नहीं जा पाया जी पे, अभी हम लोग इतना ही देखे हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो बस यही समझिए, और इलेक्ट्रोस्टेट का सच बात है कि अभी 10% भी हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है, अभी मुश्किल से 4-5% ही किए हैं, 95% अभी बाकी है पूरा इलेक्ट्रोस्टेट, तो सोचो कि भाई, लेकिन यही है कि बीच में 2-3 क्लास जो है ये प्योर मैथमेटिकल टाइप का लगता है कि मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है फिजिक्स की जगह पे, बट वो फिर नेक्स्ट क्लास से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम होगा परेशानी, हालांकि एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में एक सबसे बड़ा डेरिवेशन जो पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन होता है, हालांकि देखेंगे वो डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, हम देखेंगे उसको करेंगे कि मैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम अच्छे से लिखा देंगे और समझा देंगे, तो शायद डेरिवेशन बड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी है इसको कंप्लीट कीजिए। 2 के लैम्डा एक्स के जगह पे क्या हो गया आर टेन थीटा, तो आर साइन थीटा अपन कोस थीटा, डीएक्स का क्या वैल्यू है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएक्स का वैल्यू हमने लिखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 का वैल्यू क्या है आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, क्या है आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा हो गया, पुट कर दीजिए। ये मतलब
खुद के ईमानदारी से बउआ ये डिविजन को 3-3 4-4 बार कर लेना चाहिए, खुद के ऑनेस्टी के लिए। देखो हम तुम्हारे देखेंगे नहीं कि आपने बाकी क्या क्या नहीं किया, लेकिन अगर अभी जितना बात बोल रहे हैं अगर फॉलो कर लोगे तो 5-6 महीना बाद मतलब आपका दिल कहेगा कि नहीं भाई मतलब थोड़ा सा हमको अच्छा काम कहा गया था स्टार्टिंग में, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ये आर स्क्वायर है ऊपर, आर क्यूब कट गया तो नीचे सिर्फ एक आर बचा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर सेक स्क्वायर ही था, नीचे सेक क्यूब एक आर बचा है, ये सेक क्यूब थीटा था, सॉरी आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। ठीक है, तो सेक क्यूब यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल आउट हुआ है। कोई बताएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? एगो सेक थीटा बचल है यहाँ, एक यहाँ cos थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन दे देंगे बाबू कहीं पे चिन्ह, 2k लैम्डा, ये डी थीटा ऊपर साइन थीटा बाकी है, साइन थीटा डी थीटा। और उसका अगर डाउट होता है पूछ लिया करेगी, ठीक है, पूछना चाहिए। cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है बोलिए कोई? 1 1 होता है, तो नीचे क्या आ गया 1 हो गया, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन अभी जस्ट आपने किया है। साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है? क्या 2k लैम्डा, साइन थीटा में माइनस आया था क्या? माइनस cos थीटा। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्चुअली में यहाँ चेंज करना था हम लोग को 0 से π/2। हमने पीछे क्लास में एकदम खूब अस्थिर से होकर बताया था। क्या बताया था बाबू? हमने आपको बताया था कि देखो हमने एज्यूम क्या किया है, हमने एज्यूम किया है कि x इक्वल टू आर टेन थीटा, x इक्वल टू आर टेन थीटा। हम आपको एकदम अच्छे से सिखाए थे कि देखो लिमिट हम चेंज कैसे करते हैं। हमने क्या कहा बाबा कि x जो है कहाँ से 0 से स्टार्ट है, x कहाँ से 0 से, तो हमने कहा था बाबा कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो r इधर आके 0/r 0 होगा, 0 इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है, थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके लिए टेन थीटा का वैल्यू 0 होता है? तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो अगर टेन थीटा 0 है इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, तो लोअर लिमिट 0 था इसीलिए लोअर लिमिट 0 आया यहाँ पे। और फिर मैंने कहा था बउआ कि x का एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, तो इनफाइनाइट है, तो हमने कहा था कि अगर हम x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन r इनफाइनाइट रहेगा। अगर इनफाइनाइट इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए टेन थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट होता है? तो थीटा का 90, 10-90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये तमाम चीजें क्लास 10th के मैथ में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बउआ यहाँ पे, इसीलिए अपर लिमिट हमने π/2 रखा है, ठीक है, 0 की जगह 0 रखे क्योंकि 10 0 0 है। 10 इनफाइनाइट जो है मतलब किस एंगल के लिए इनफाइनाइट आता है? तो 90 डिग्री के लिए इनफाइनाइट आता है, 10 का 90 डिग्री के लिए। ये कहाँ से देखे? तो जो हमने x इक्वल टू आर टेन थीटा, x ये था r ये था टेन थीटा, यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से लेकर के आगे बढ़ के कंप्लीट किए थे। cos 90 का वैल्यू आपका क्या होता है? 0 होता है, -2k लैम्डा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका? 0 होता है। अच्छा एक आर नीचे आर भी बाकी था बाबू, जो छूट जाता है उसको ना आपको बोलना चाहिए। आर क्यूब था, आर आर से कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर एक आर बाकी था ना, सेक से cos तो कैंसिल हुआ साइन थीटा डी थीटा, तो जो भी है 2k लैम्डा अपॉन आर। cos का यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो cos π/2 माइनस cos 0। cos 90 का वैल्यू 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, 0 में से 1 जाएगा, -1 होगा, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। फाइनल क्या आ गया एक्सप्रेशन? 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पार भी डाउट है कहीं पूछो, और उसका कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर डाउट लग रहा है कोई भी किसी भी स्टेप में, तब पूछो एकदम फ्रैंक होकर के, ठीक है। वो हम बोलते हैं कि चलो भाई आप थोड़ा सा चीजों को तैयार करके रखेंगे या रखना चाहिए, आपके लिए फायदा होगा, फायदा नहीं बहुत फायदा होगा, ठीक है।
तो देखो हमने कैसे कैसे स्टेप बढ़ाया बुआ, हमने देखो ठीक है, यहाँ पे एक जगह 4 तो वही हुआ सेम आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 ठीक है। सबके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आर क्या है, वायर से डिस्टेंस है, वायर से डिस्टेंस है। तो देखो हमने कैसे कैसे आपको बताया है ना, ये हो गया, ये सब हो गया। हमने आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या क्या निकालना बताया आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मोनोपोल के द्वारा निकालना सिखाया। एक सिंगल चार्ज क्यू था जिसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, पहला चीज। फिर वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा निकाला, डायपोल के द्वारा। एक माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था। इसके सेंटर से इंडॉन पोजीशन पे, पॉइंट पी पे या ब्रोडॉन पे, इसमें 2 केस किया डायपोल के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल के द्वारा बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायपोल के द्वारा बताया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमने कहा चल गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सर्कुलर वायर के एक्सिस पे निकाला, सर्कुलर वायर के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो हमने तीसरा क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ये तीसरा चीज था। चौथा चीज हमने क्या बताया कि हमने लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला। किसके द्वारा निकाला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला। फिर हमने पांचवा चीज क्या देखा बउआ, पांचवा चीज हमने देखा सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा, सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद हमने छठा चीज में क्या देखा, हमने देखा कि सेमी सर्कुलर वायर के आधा पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और आधा पोर्शन पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा 7वां नंबर में हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है और उसके सेंटर पे बउआ दोनों के बीच के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। यानी हमने क्या देखा 7वां नंबर में कि सेमी सर्कुलर वायर के दो सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, 2 सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, हमने ये देखा, ठीक है। और लास्ट चीज जो है, ये लास्ट चीज जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है, उसमें ये है बउआ कि देखो ये क्या है, 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। फिर हम लोग डायपोल का जनरल पे निकालेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी हमने इंडॉन ब्रॉडॉन कर दिया है, फिर उसमें कुछ क्लास लगेंगे अभी, है ना। अभी हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड क्वेश्चन में देखेंगे। अनुष्का समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये बताएगी। तब से तो आवाज ही नहीं आ रहा था ढंग से, ना ही स्क्रीन दिख रहा था अच्छे से। वीडियो क्यों? देख लेंगे दोबारा, नेटवर्क ठीक नहीं है आज। अच्छा नहीं, जैसे देखो हम बगल में अपना लैपटॉप पे हम देखते रहते हैं बउआ, तो अब हमारे लैपटॉप पे तो जो रिकॉर्डिंग में हम लगाए हुए हैं, तो इस पे तो देखते हैं कि भाई नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो हमको दिख जाता है, तो उस समय हम चुप हो जाते हैं इंस्टेंटली। मेरा गड़बड़। हाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है कि देखो इसमें क्या है कि जैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट रहेंगे, जो स्मार्ट स्टूडेंट रहेंगे उसको इस टाइप से सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा अभी जस्ट निकाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आया है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर सिर्फ सेमी इनफाइनाइट वायर था तो ये वैल्यू आया था और इसका डायरेक्शन इधर आया था। और कुछ देर पहले पढ़े थे कि जब सेमी सर्कुलर वायर था
ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर था, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर आया था और सेम वैल्यू आया था। तो देखो ये दोनों सेमी इनफाइनाइट के द्वारा नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जब ये एक सेमी सर्कुलर वायर यहाँ लगा दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, सब पे क्या सेम चार्ज है बाबू, पॉजिटिव, अलग अलग चार्ज नहीं है, सेम चार्ज है, अलग चार्ज होगा तो चेंज हो जाएगी चीजें। तो सेमी सर्कुलर वायर सेमी इनफाइनाइट के द्वारा नीचे, और ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, सेम होगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो क्या हुआ आपका, इक्वल एंड अपोजिट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0 हो गया, 0। अब इसका डेरिवेशन करेगा तो पता चलेगा कि भाई लंबा डेरिवेशन दिस डेट होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी जरूरत आपके पास दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, आपको जो करवा दिया गया। अब अभी तक के पढ़ाई में आपको क्या क्या हर हाल में याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल एकदम याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एकदम याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे सर्कुलर वायर का एकदम याद रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के। चार को जो ये चीजें है वो बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें हमने करीब 9 से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, बट ये चार चीज जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए। मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। समझ गए पार भी, ये चार चीज आपको एकदम याद होना चाहिए, डेरिवेशन एकदम कमांड होना चाहिए। सर जी आप 10-10 बार लिखिए, पन्ना फाड़ के फेंकिए, फिर डेरिवेशन कीजिए, फिर पेज फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है, ऐसा कीजिए। या नहीं तो ऐसे ही चौक और ये रखिए स्लॉट जो होता है, उस पर आप डेरिवेशन कीजिए, उसको मिटाइए, कीजिए उसको मिटाइए। ठीक है, एक लड़का पढ़ता था, क्या नाम तो कब भूल गए हम, YTBHU से करके अभी जब बेंगलोर में ज्वाइन किया है कहीं पे। तो वो लड़का अपने घर में बोर्ड को टांग करके रखता था, अब पूरा मैथमेटिक्स जितना भी सॉल्व करता था और फिजिक्स पूरा खड़ा हो जाता था और बोर्ड पे ही करता था। और ये फेयरिंग में हुआ ITBHU में जाके ज्वाइन किया था, मतलब क्वालिफाई कर गया था तो ITBHU मिला था, मतलब उसने केमिकल इंजीनियरिंग से किया था। उसका चॉइस था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत पैसा होंगे, इसलिए जो भी है, जो उसका रैंक अच्छा था उसको दूसरा ब्रांच मिल सकता था। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया। ठीक है, पारवी अनुष्का पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो बाबू। ठीक है ना, छोटा हेडिंग डालेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। पारवी बताएगी कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बाबू, आपको एलिमेंट में हमने बताया था अच्छे ढंग से। कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में कुछ याद है या भूल गए? कंजर्वेटिव फील्ड, अनुष्का आपको याद है क्या कंजर्वेटिव फील्ड? एक चीज ये बताइए अनुष्का, हमने ये इसको पारवी हम आपको एग्जांपल दिए थे, यही एग्जांपल दिए थे हम कि देखो तुम जो भी है नोएडा सेक्टर 18 के आसपास कहीं जहाँ पे भी आप घर लिए, तो हमने बोला था कि इमेजिन करो कि आप अपने छत पर से हेलीकॉप्टर को उड़ाती है, उड़ा करके हम बोले कि घूमते हुए आप माता वैष्णो देवी के हेलीपैड पे आप अपना हेलीकॉप्टर उतारती है, फिर वहां पे मान ली मंदिर में पूजा पाठ करती है, फिर वहां से आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए पूरा आपका मन है कि भाई चलो थोड़ा सा पूरा यूपी की तरफ घूम लें या पंजाब की तरफ घूम लें, जहां पे भी घूमते घूमते फिर से जो है आप अपना हेलीकॉप्टर क्या की, अपने छत पे ही हेलीपैड बनाए हुए है वहीं पे लाकर के उतार दिए। तो हमने कहा था कि जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन का वैल्यू 0 हुआ। फिजिक्स के भाषा में कहेंगे क्या कि आपका
टोटल वर्क डन जो है 0 हुआ। हम दूसरा एग्जांपल ऐसे भी दिए थे कि देखो छत है, मान लेते हैं कि 10 मंजिल का, ये देखते हो नोएडा में 50-50 मंजिल का मकान सब दिखता है। तो मान लेते हैं कि 50 फ्लोर का है, बड़ा सा है आपका अपार्टमेंट। तो हमने कहा था कि मान लेते हैं कोई जो है बंदर की तरह जो है पाइप का सहारा लेकर करके छत पे चढ़ गया। कोई जो है लिफ्ट का सहारा लेकर करके छत पे गया। कोई जो है लैडर पे सीढ़ी कुछ घुमावदार करके होगा बुआ, कोई सीढ़ी से यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे गया, ठीक है। कोई मान लेते हैं कि भाई किसी में एकदम सुपरमैन की तरह था, वो एकदम उड़ता है आसमान में और एकदम जाकर करके यहाँ पे आ गया। तो हमने कहा था कि हर एक केस में चाहे आप बंदर की तरह जो है चढ़ते हो, चाहे आप सुपरमैन की तरह चढ़ते हो, चाहे आप लैडर का सहारा लेकर के चढ़ते हो, लैडर अंदर से है या मान लेते हैं बाहर से घुमावदार सीढ़ी करके बनाया गया, मान लेते हैं उस टाइप का है, या कोई पूरा फ्लोर में छेद करते हुए यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। हमने कहा था कि हर एक केस में वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। हर एक केस में क्या है, वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे वर्क डन जो है कहाँ पे हो रहे हैं, ये सारे वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहे हैं। ये कहाँ हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो इसका मतलब क्या है बउआ कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वर्क डन यहाँ पे जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वर्क डन doesn't depends on the path, only depends on initial and final position. What is the initial position and what is your final position? ये मायने मतलब नहीं रहा कि आप रस्सी में झूला झूल करके गए, कि पाइप में बंदर की तरह चढ़ गए, कि आप उड़ कर गए, कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा कर करके पूरा नोएडा घूमने के बाद जो है आप उतार दिए हेलीकॉप्टर अपने छत पे, 50 फ्लोर का मकान था उसके ऊपर। ये डिपेंड नहीं किया कि आपने किस पाथ को चूज किया है, सिर्फ ये डिपेंड किया कि आपका इनिशियल कंडीशन क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या है। अगर आपका इनिशियल और फाइनल सेम है तो आप किसी भी रास्ते से अगर जाओगे तो क्या है, वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब, लेकिन बउआ अगर आप मान लेते हैं रोड पे चलते हो, रोड पे चल रहे हो, तो मान ले कि रोड पे आप बहुत ज्यादा चलते हो या तो आप कम चलते हो। तो बहुत ज्यादा चलते हो तो आपका जूता या चप्पल जो होगा उसका सोल जो है बहुत ज्यादा घिस जाएगा। बहुत कम चलते हो तो बहुत कम घिसेगा। तो वहां पे क्या हुआ, चीजें पाथ पे डिपेंड किया। इसका मतलब क्या है बउआ कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हमारे पास दो तरह का फील्ड होता है, दो तरह का फोर्स होता है। एक फील्ड का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरे फील्ड का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, NON हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। एक को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा फील्ड जिस फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा फील्ड जिस फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, हम उस पोजीशन को कैसे अचीव किए ये मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है कि व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन एंड व्हाट इज द फाइनल कंडीशन। तो सच a type of field in which the work done is path independent,
work done only position dependent, how can we or achieve the position? It is indeterministic. तो ऐसे फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं और ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यानी एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हम किस रास्ते से जा रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ था। ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं और कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स काम करता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। इसका जो फोर्स लगाता है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये दोनों का दोनों कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। जबकि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा आपका जूता या चप्पल का क्या होगा, सोल जो है घिसेगा। इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, वहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है। तो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड corresponding electric force and gravitational force are conservative field and conservative force. बोलिए सर जी, कुछ समझ में आया हमने क्या बोला? बोलो, कोई डाउट है तो यहाँ तक में जो मैंने बोला अभी उसमें कोई डाउट है तो? क्या पारवी पूछो बउआ और अनुष्का पूछिए, कोई डाउट हो रहा तो यहाँ तक में। अनुष्का आवाज आ रही है कि अभी भी कट रही है आवाज? नहीं, अभी आ रहा है। अच्छा, तो बोलो कोई डाउट है तो कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स में? नहीं नहीं अभी। तो कंजर्वेटिव फील्ड का हेडिंग आपने दे दिया है और देखो अब इसका रिविजन हम करवाएं कि ना करवाएं वही हम सोच में पड़े हुए हैं। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा। देखो बाबू, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ओरिजिन पे हम एक क्यू चार्ज रखे हैं। तो अब ये कम से कम इतना क्लास के बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा, सारे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो भी आप कहते हैं मोनोपोली, क्या है, क्यू सिंगल चार्ज है तो मोनोपोल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जो है एक यहाँ पे ओरिजिन पे एक चार्ज रखे हैं बउआ, कह सकते हो कि फोर्स चार्ज है, हमने एकदम फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि लिमिट क्यू टेंड टू 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया था, हमने वहां खूब अच्छे समझाया था, व्हाई क्यू टेंड टू 0। क्वेश्चन बैंक बउआ खरीद लेना, ये हम बोले हैं क्योंकि इतना दिन में 4-5 क्लास हो गया ना, तो 5-6 क्लास हो गया। ठीक है, आज कल से 7 क्लास चल रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक बोर्ड वाला लेकर रखी होती तो आपको निश्चित तौर पे मिला होता कि व्हाई क्यू टेंड्स टू 0। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला, इसका मतलब आपने बोर्ड का क्वेश्चन आपने सही से नहीं देखी है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ तक में मिला होता है, और आपको चाहिए था कि जो जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और वो क्वेश्चन बैंक में मिलता है तो उसको अपने पेपर पे आपको उसको नोट डाउन करते जाइए कि भाई देखो ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं और इसका सॉल्यूशन हमें आता है, ऐसा करके। तब 1.5 से 2 महीने में लगेगा इलेक्ट्रोस्टेट में, हम हमेशा बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने बाद इलेक्ट्रोस्टेट आपका खूब अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से, और आपको एकदम आपके दिमाग में रहेगा अगर क्वेश्चन भी साथ में करोगे तो। देखो बाबू, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि देखो एक हमने क्यू चार्ज रखा है,
जिसे हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरा विसिनिटी में चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है हुआ, ठीक है, उसको हम यहां से हम चाहते हैं कि यहां पे ले आवे, यहां पे। कहां से कहां बाबू, तो हम पॉइंट ए से हम चाहते हैं पॉइंट बी पे लाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। क्योंकि फिजिक्स में अगर नहीं पूछोगे, नहीं डिस्कस करोगे, तो फिर फिजिक्स में दिमाग नहीं काम करेगा। हमें मालूम है, हम ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये प्योरली थॉटफुल चीजें हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक वो आप फील नहीं करोगे चीजों को कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है। अदरवाइज तो हम लास्टली एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई जितने भी डेरिवेशन होंगे सब में इसका यूज कर लेना, जो इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का एक फील्ड है फैला हुआ। इस फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाना चाहते हैं। सपोज पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है, आर ए वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर है, आर बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ए है और बी है, ए से बी में जा रहा है। यहाँ पे कौन सा फील्ड है, तो कोई चार्ज यहाँ क्यों रखा हुआ है जिसका पूरा फील्ड फैला हुआ है। इसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कोई दूसरा चार्ज को हम ले जा रहे हैं और देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, वर्क डन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये कंजर्वेटिव नेचर है, हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है, हम जानना चाहेंगे। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पहले यहां से यहां तक जाएंगे, फिर यहां से यहां तक चलेंगे, 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 लास्टली पहुंच गए वो ए से बी पे पहुंच गए। यानी अगर मेरा ये आर ए है तो ये आर, मान लीजिए आर डैश है, ये आर डबल डैश है, ये आर ट्रिपल डैश है, ये आर फोर डैश है, ऐसा करके लास्ट में आर बी पे पहुंच गया। क्या पारवी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये पूरे फिजिक्स का, अगर हम इसका रिविजन कंप्लीट करेंगे तो पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन होगा, और इसका जो कंक्लूजन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बाबू। क्योंकि इसी जगह से हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड को करते हुए हम लोग एक्चुअल में पोटेंशियल में एंट्री करेंगे। अभी तक हम जितने भी काम किए हैं बउआ, वहां पे हमने क्या किया, फील्ड देखा। तो आज तक का जो भी पीछे 5 से 6 क्लास चला, वो हमने प्योरली अलग अलग चार्ज के द्वारा, चाहे वो पॉइंट चार्ज था, चाहे वो डायपोल था, चाहे वो लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, चाहे सर्कुलर वायर था, सर्कुलर रिंग था, चाहे सेमी सर्कुलर था, चाहे सेमी इनफाइनाइट वायर था, है ना, अलग अलग चार्ज, चाहे सेमी सर्कुलर विथ सेमी इनफाइनाइट, हमने सब कुछ में अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। तो कह सकते हो कि अब इतना देखने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमांड होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो डेरिवेशन हम स्टार्ट किए एक्चुअल में हम पोटेंशियल को समझने के लिए, ठीक है, कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, उसमें पोटेंशियल का क्या रोल होता है, उस पोटेंशियल के बेसिस पे वर्क डन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, ये तमाम चीजें हम लोग को देखना होगा। तो ठीक है, पहले यहाँ 2-3 मिनट देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप ये थोड़ा सोच के रखिएगा। हम बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा देखो हम क्या कर रहे हैं बाबू। हमने क्या कहा कि देखो आर ए है, आर बी है, यहाँ से आप कहीं पे भी मान लिया आर डैश लिख दीजिए, ठीक है, कहीं पे भी आर डबल डैश लिख दीजिए, ऐसे करके हम आर बी पे पहुंचे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये हमने ये जो पाथ लेंथ है इसे हम अलग अलग टुकड़े में बांटे, डेल एल, डेल एल छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए बउआ। हम यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ सबको प्लस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर में बाबू, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप सीखे होंगे। जैसे हमने कहा कि देखो बाबू ये आर ए वेक्टर है,
यहाँ से यहाँ वेक्टर क्या है, डेल एल वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर क्या है, पहला जो हमने लिखा आर डैश लिखा है। तो वेक्टर रूप से आप जानते हो बउआ कि आर डैश वेक्टर जो होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आर ए वेक्टर प्लस डेल एल वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर होता है। दो वेक्टर का कंजुगेटिव सम जो होता है ट्रायंगल का थर्ड साइड लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसी को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। आर डैश इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस डेल एल वेक्टर, ठीक है। तो देखो सीधा हम 3-4 लाइन लिखेंगे, ज्यादा यहाँ पे हम नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सोच कर रखिएगा। आर डैश वेक्टर जो है बाबू वो आर ए वेक्टर प्लस ये डेल एल वेक्टर है, ठीक है। क्या है हुआ, डेल एल वेक्टर। हमने अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा है डेल एल वेक्टर। अब क्या कर दिया हुआ, इसी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, आर डैश वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर। सेम को सेम के साथ हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट करवाया, आर ए वेक्टर प्लस डेल एल वेक्टर डॉट आर ए वेक्टर प्लस डेल एल वेक्टर। अनुष्का बताएगी कि आर डैश वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर क्या होगा। वेक्टर का वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है आंसर, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर वेक्टर होता है या स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा बाबू, अगर हम मान लेते हैं 2i डॉट 3i वेक्टर करेंगे तो क्या होगा इसके आंसर। 6i, एक मिनट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसीलिए बउआ कभी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आता है। तो 2i डॉट 2i 3 2 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, आई नहीं रहेगा, ठीक है बउआ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। आई वेक्टर इधर है और आई वेक्टर इधर है, दोनों आई वेक्टर के साथ में डॉट करेंगे तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। तो आई डॉट आई आप पढ़ी होगी कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर 1 होता है, जबकि आई वेक्टर जो डॉट जे, इधर आई वेक्टर है जे वाई कोऑर्डिनेट में है 90 डिग्री बनेगा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड सब यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे 0 होता है। सिमिलरली आई डॉट के 0 होता है। अब ये सब एकदम बेसिक है जिसको कहा जाता है कि एकदम बेसिक हर हाल में आना ही चाहिए सर जी, ठीक है। नहीं अगर आता है तो देखो हम बताते चल रहे हैं आपको, उसके बाद एकदम मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हमने कह दिया कि भाई देखो आइडेंटिकल वाले के साथ डॉट में आंसर आएगा, नॉन आइडेंटिकल जैसे आई डॉट जे, अगर 2i डॉट 3j रहता तो आई डॉट जे चूंकि 0 होता 0 आ जाता है आंसर। आई डॉट के होता वो भी 0, क्योंकि आई जे के जो है तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री है। तो आई डॉट आई में आंसर आएगा, जे डॉट जे में आंसर आएगा, के डॉट के में आंसर आएगा, यानी आइडेंटिकल वाले में आंसर आएगा, नॉन आइडेंटिकल वाले में आंसर 0 होगा। ये आपको डॉट प्रोडक्ट बाबू ये कम से कम इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर ये क्या हो जाएगा आपका आर डैश स्क्वायर हो गया, ठीक है। वेक्टर हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, वेक्टर नहीं देता है। फिर होगा आर ए डॉट आर ए आइडेंटिकल है आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर। फिर आर डॉट डेल एल आर ए डेल एल, ठीक है, प्लस फिर आर ए डेल एल आर ए, तो फिर वही लिख सकते हैं आर ए डेल एल इंटू डेल एल स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, इसका फिजिकल मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बट देखो कैसे कैसे अब ये सब चीज करने का मतलब है कि भाई ये हमको क्या हेल्प करता है फिजिक्स में, ये हमारे फिजिक्स में हमारे माइंड को शार्प करता है, हमको एनालिटिकल बनाता है हमारे दिमाग को। हम सोचते हैं कि आखिर स्टेप ऐसा क्यों लेते हैं,
और यही टेक्निक होता है दिमाग को, जिसको कहते हैं कि भाई दिमाग के लिए दुनिया में कोई चूर्ण बना के खा लो और दिमाग तेज हो जाएगा। चूर्ण यही है, हम डेरिवेशन को पकड़ते हैं, मैथमेटिकल स्टेप को चलते हैं, हम सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं हम कर क्या रहे हैं, एनालिसिस करते हैं, इसी से दिमाग खुलता है किसी भी इंसान का। कोई भी दुनिया का जो भी जीनियस है सब इसी अप्रोच को अपनाता है। जो भी है आर डे स्क्वायर इक्वल टू आर ए स्क्वायर आर ए डेल एल प्लस आर ए डेल एल क्या होगा 2 आर ए डेल एल। कोई बताएगा क्या कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मान लेते हैं 2 नंबर जो है 1 से छोटा है, तो उसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो उस नंबर से बड़ा आएगा या उस नंबर से छोटा आएगा? जैसे बाबू 5 into 6 करते हो तो 30 आया, इससे भी बड़ा आया, इससे भी बड़ा आया। अगर हम 2 ऐसा नंबर लिए, दोनों नंबर 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा कि छोटा ही होगा? या इस नंबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा? प्रोडक्ट हमेशा बड़ा आते हैं, बता पाएंगे क्या? बड़ा आएगा। बड़ा आएगा मैडम जी। 1/2 लीजिए और 1/3 लीजिए, 1/6। एक रसगुल्ला को 2 आदमी में खिलाए, एक रसगुल्ला को 3 आदमी में खिलाए, प्रोडक्ट जो है एक रसगुल्ला को 6 आदमी में खिलाना पड़ा, बड़ा कैसे आया? जब भी नंबर 1 से छोटा होगा। नहीं, निगेटिव की बात क्यों कर रहे हो बाबू? यहाँ स्क्वायर की बात है, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव भी लेते हो तो हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, ये देखिए, ठीक है। तो 2 नंबर का बउआ अगर 1 से कभी भी छोटा है, देखो एकदम ये छोटा सा चीज है, एकदम छोटा चीज है, ये एकदम छोटा सा चीज है, लेकिन ये बहुत काम का चीज आएगा पूरा फिजिक्स में भी आगे से। यही वजह है बउआ कि डेल एल बहुत ही छोटा है, और जब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किए तो वो बहुत छोटा का बहुत छोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत 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 छोटा हो जाएगा, इसलिए वो टेंस टू 0 हो जाएगा, इसलिए नेगलेक्ट हो गया। तो आर डे स्क्वायर जो है आर ए स्क्वायर प्लस 2r डेल एल आ गया, ठीक है। आर डे स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 2r ए डेल एल हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी आर ए आर डैश प्लस आर ए इंटू आर डैश माइनस आर ए, इसका वैल्यू क्या होगा 2r ए डेल एल, ठीक है। यहां तक में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। यहीं तक आप इसको रखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कर क्या रहे हैं। जब कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं। हमने आपको ऐसे बता दिया कि भाई मान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम है, तो यूपी का सीएम यानी पूरे यूपी में किसका चलेगा? योगी आदित्यनाथ का चलेगा, जो चाहेंगे वही होगा। वैसे ही इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन है सेंटर में? क्यू चार्ज बैठा है। इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें वर्क डन पे क्या क्या इंपैक्ट होगा। यही चीज हमें स्टार्ट किए करना, इसी को हम समझेंगे बहुत अच्छे ढंग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस ये मैथमेटिकल थोड़ा सा आप देख कर रखिएगा, इसी से आगे बढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे बउआ, इसका हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर जी, चलो है ना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं तो बात करेंगे, ओके।